तो जो फर्स्ट लेक्चर है 3D का वो आपने देखा हुआ होगा, पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें अपन ने बेसिक जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी बात नहीं की थी, बोर्ड में वो सिखाए जाते हैं, पर अपन एक लेक्चर उसको देके वो वाला टॉपिक भी खत्म कर देते हैं। तो देखो बेसिक अपन ने कोऑर्डिनेट्स जो है 3D में किस टाइप से चलते हैं। तो जैसे ये अपने पास दिस इज अवर x, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। सपोज करो यहाँ पे तो कोई भी कोऑर्डिनेट जो है ना अपना, जैसे x y z सीधा ही वो पैदा नहीं हो जाता, वो x एक्सिस की डायरेक्शन में भी जाता है, वो y एक्सिस की डायरेक्शन में भी जाता है, फिर वो z एक्सिस की डायरेक्शन में भी जाता है। तो जैसे ये ओरिजिन O हो गया, तो कोई डिस्टेंस, कोई O पॉइंट, यहाँ से कोई पॉइंट ट्रेवल करना स्टार्ट करता है x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उसने सपोज करो x डिस्टेंस ट्रेवल की और वो यहाँ तक पहुंच गया, ये वाले डिस्टेंस x है। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट अगर A हो जाता है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y भी 0, z भी 0। ठीक है, आगे आपको समझ। अब ये जो A है ना, ये y एक्सिस की डायरेक्शन में, ये y एक्सिस की डायरेक्शन में कितना y डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये y एक्सिस की डायरेक्शन तो इधर है, तो इधर ट्रेवल करेगा ये यहाँ से, तो इधर आ गया ये B पॉइंट पे। अभी इसने x तो x ही ट्रेवल की, y की डायरेक्शन में भी y ट्रेवल कर लिया और z की डायरेक्शन में तो अभी कुछ भी ट्रेवल नहीं किया इसने। अब इसने क्या किया, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आया, x, y, 0। उसके बाद ये जो B पॉइंट, अब ये पॉइंट ट्रेवल करता है z एक्सिस की डायरेक्शन में ऊपर, कितना z डिस्टेंस उसने z एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल की। तो ये B से यहां पहुंच गया है ना। अभी सपोज करो ये पॉइंट C हो गया, तो ये अब किस में चेंज हो गया, x y तो उसने पहले से ट्रेवल किया हुआ था, अभी ये z में चेंज हो गया। मतलब बेसिक आपको समझ आया, मतलब कोई पॉइंट है ना सीधे ही वहां नहीं पहुंच जाता, उसने x इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, y इतनी ट्रेवल की और z इतनी ट्रेवल की, तो वो यहां से सीधा यहां पे पहुंचता है। ठीक है, तो ये बेसिक जो है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब ऑब्वियसली ये वाला जो प्लेन है ना, देखो ये x है और ये y है, तो ये xy प्लेन है, ये वाला जो है पूरा है ना, मैं थोड़ा सा श्रेड कर रहा हूँ, बाकी ये कितना है पूरा xy प्लेन। ये डिस्टेंस y ट्रेवल की और ये डिस्टेंस z ट्रेवल की, तो ये पूरी z डिस्टेंस है z एक्सिस के पैरेलल। तो ये बेसिक आपको पता चला होगा, पहले उसने x फिर y, फिर तो ये x y z बना कैसे। अभी देखो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने लिख दिए वहीं पे पहले से ही। तो क्या है, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x y z, तो ये जो x y z पॉइंट है C, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू x y प्लेन। अब अगर मैं x y प्लेन पे परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ से, तो देखो यहाँ से x y प्लेन तो ये रहा, ये जो है ना ये पूरा नीचे वाला, ये पूरा x y प्लेन ही तो है। तो यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो सपोज करो यही परपेंडिकुलर हो गया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये x, y, 0, क्योंकि z प्लेन कौन सा है, x y, तो उसमें z कोऑर्डिनेट्स आ सकता है क्या, नहीं, हमेशा 0 होगा वो तो। जैसे देखो ये बोर्ड जो है ना, ये x एक्सिस हो गई अपनी और ये y एक्सिस है, तो ये x y प्लेन है, ये जो बोर्ड है ना पूरा, इसको x y प्लेन सपोज करो। z प्लेन तो आपकी तरफ है 3D में, इधर जा रहा है वो z एक्सिस जो है अपनी। तो ऑब्वियसली अगर ये xy प्लेन है, तो अगर आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, तो ओनली कोऑर्डिनेट्स कौन से रहेंगे, x वाला कोऑर्डिनेट रहेगा और y वाला कोऑर्डिनेट रहेगा, z वाला तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो xy प्लेन पे परपेंडिकुलर फ्रॉम x y z की वैल्यू कितनी होगी, x, y, 0। सिमिलरली yz प्लेन पे वैल्यू कितनी होगी, ओनली yz आएगा, x कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, y, z। zx प्लेन पे तो y 0 हो जाएगा, x 0 और z। समझ आया क्या है। तो कोई भी पॉइंट का xy प्लेन पे, yz प्लेन पे, zx प्लेन पे परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की आप वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। ये अपने पास ये दिस इज अवर xy प्लेन, ये xy प्लेन ही और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो होगा, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है। डिस्टेंस ऑफ x y z फ्रॉम x एक्सिस। अब देखो x y z की x एक्सिस से डिस्टेंस, तो देखो ये रहा x एक्सिस वाला पॉइंट और ये रहा x y z, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे ना अपन, तो देखो x क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना आएगा √y² प्लस z²। समझ आया क्या हुआ। तो यहाँ डिस्टेंस ऑफ x y z फ्रॉम x एक्सिस, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। तो ये अपना पॉइंट क्या हो गया, ये अपना पॉइंट हो जाएगा C और ये हो गया A। दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स क्या हो गया 0, y माइनस 0, z माइनस 0। तो आंसर कितना आएगा, x एक्सिस से डिस्टेंस होगी √y² प्लस z², है ना। सिंपल सी चीजें हैं, 9th 10th में भी पढ़ा देते हैं। 11th का जो 3D वाला चैप्टर है सिंपल सा,
उसमें भी होती ही है सीबीएसई में। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम वाई एक्सिस, तो अपने आप वाई कट हो जाएगा और जेड और एक्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सो आंसर फॉर दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड एक्सिस से एक्स वाई प्लेन की डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, एक्स वाई जेड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओनली जेड नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे भी। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स वाई जेड जो पॉइंट है ना, जैसे सपोज करो ये है, तो इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, तो इसको इधर गिराएंगे ना अपन, तो इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, इसने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। इसका मतलब ये होता है, अपन को प्रोजेक्शन के बारे में पता ही तो है। जैसे ये सपोज करो ये r है, तो ये गिराया, तो ये r ने x एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वही तो निकल के आता है। तो एग्जैक्टली आंसर कितना होता है, r cos थीटा, बट थीटा अपन को दिया हुआ नहीं, अपन को पता है ना c ने x एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x है ना, ये यहां से ये प्रोजेक्शन यहां पे गिरेगा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है अपने पास, ये x डिस्टेंस है, तो बस वही आंसर हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ x, y, z ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन कितना होगा, तो अगर प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होगी ना, तो वो कितनी आएगी, x। y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, y। z एक्सिस पे z। और अगर वो पॉइंट पूछे कि कौन से पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली कितना होगा, x, 0, 0। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, y, 0। लेंथ कितनी होगी, ओनली y। अगर पॉइंट पूछे तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, 0, z। ठीक है, तो ये तो तीनों बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद इन पे बेस्ड कुछ सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पर कभी कभी वो एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो वो अपन जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो ये है अपने कुछ सिंपल से क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको सोचने पे जरूर मजबूर करेंगे, इस कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। चारों में से क्या चेंज होगा। तो अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है ना, तो देखो आप अपना आंसर मार्क कर लो और देख लेना। पर जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ये अपने पास दिस इज अवर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो सपोज करो ये वाला पॉइंट हुआ, इसके कोऑर्डिनेट कितने, 1, 1, 1। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए, 2, 1, 1। मतलब मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट डिस्टेंस इसको ट्रेवल करवाया। वापस से मैं इसके पैरेलल एक यूनिट डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, 3, 1, 1, फिर 4, 1, 1। समझ रहे हो आप, मतलब ओनली एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई पॉइंट ट्रेवल करेगा ना, तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। एक्स और वाई दोनों के दोनों, सॉरी वाई और जेड दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो इसमें एक्स के साथ वाई आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाई के साथ जेड, ये तो दोनों चेंज ही नहीं होंगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, ये तो अनचेंज रहेंगे, तो ये भी गलत हो गया। एक्स अनचेंज रहेगा पर ये चेंज होगा, बट ये अनचेंज रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। बट सपोज करो ऑप्शन में ऐसा होता x, 0, 0, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ओनली x अपना चेंज होगा। तो अगर इस कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा वो। तो समझ आया होगा क्या हुआ पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ xy इक्वल्स टू 0 देन इट विल रिप्रेजेंट, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दो परपेंडिकुलर लाइंस को, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स को, दो पैरेलल लाइंस को, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो दो xy इक्वल्स टू 0, तो xy इक्वल्स टू 0। अब आपका आंसर देख लेना जो भी हो, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। xy इक्वल्स टू 0, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। और का मतलब समझे आप, और का मतलब होता है या बीच में, मतलब या तो x 0 या फिर y 0, दोनों में से एक 0। तो x इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, y z प्लेन, और जो y इक्वल्स टू 0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x z प्लेन, ठीक है। तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, दो परपेंडिकुलर प्लेन, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर ही आपस में, है ना। अगर नहीं दिख रहे तो अभी दिखेंगे, देखो यहाँ पे कौन कौन से प्लेन है। ये है अपने पास YZ, तो YZ प्लेन ये रहा, ये है अपने पास YZ प्लेन, है ना। YZ की
ऊपर मतलब ऐसा आपकी तरफ जा रहा है ये वाई जेड प्लेन ऐसे। दूसरा कौन सा है, एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड तो ये रहा, ये है एक्स जेड प्लेन। अब देखो ये जेड एक्सिस है ना जो एग्जैक्टली ऐसे निकली हुई है एक्स है, तो ये एक्स, ये वाई जेड ऐसा और ये एक्स जेड ऐसा, तो दोनों प्लेन है ना आपस में परपेंडिकुलर है। समझ में आया? देखो ये ऐसे काटते जाएगा, ये ऐसे काट के जाएगा, बट क्या है अपन व्हाइट बोर्ड पे बता नहीं सकते अच्छे से, बट आपको समझ में आ गया होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टू परपेंडिकुलर प्लेन्स। Next question, if x square plus y square equals to 0 then it will represent two perpendicular lines, two perpendicular planes, दो parallel lines या फिर none of these। तो देखो x square plus y square equals to 0 जो है ना, यहाँ पे ध्यान देना, x square plus y square equals to 0 तभी पॉसिबल हो सकता है जब x equals to 0 and y equals to 0। अब and का मतलब होता है और, मतलब दोनों कंपलसरी होने चाहिए, और का मतलब आप समझिएगा या दोनों में से एक। तो यहाँ पे कंपलसरी बोल रहा है ये x इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए और y इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए। x इक्वल्स टू 0 से आप क्या समझते हो, yz प्लेन, और y इक्वल्स टू 0 से आप क्या समझते हो, xz प्लेन। यही है। अब देखो दोनों कंपलसरी होने चाहिए, अब दोनों कंपलसरी होने चाहिए ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आंसर होगा। कि सर समझ नहीं आया, तो देखो yz प्लेन का मतलब क्या हुआ, yz प्लेन का मतलब हुआ ये, xz प्लेन का मतलब क्या हुआ ये। अब दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। एंड का मतलब क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन, जो दोनों का कॉमन आ रहा है, तो दोनों कंपलसरी होंगे कब, z एक्सिस पे। तो देखो ओनली z एक्सिस इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो अपनी z एक्सिस है ना, ये इस वाले प्लेन पे भी आएगी और इस वाले प्लेन पे भी आएगी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है z एक्सिस। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा इसका, z एक्सिस। समझ आया क्या हुआ, ये भी 0 और ये भी 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, अपना z एक्सिस पे। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज z एक्सिस, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस पे अपन क्लिक करेंगे। समझ आया, दोनों अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन थे और आपको पता चला होगा किस टाइप से सॉल्व हुए, और ये इंटरसेक्शन कैसे हुआ z एक्सिस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अपना आंसर सोचो और बताओ क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो क्या है, कैमरा चालू है, कैमरा चालू है। 6 मिनट तक रिकॉर्ड हो चुका है जब से अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब देखो ये होल स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, ये तीनों ही क्या है पॉजिटिव। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो 3 पॉजिटिव का सम मिलके नेगेटिव हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो नन ऑफ दीज ही करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो भी लिखा हुआ होगा ना आपके पास 4 ऑप्शन, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट, है ना। तो मैं लिख रहा हूं सीधा नॉट पॉसिबल। If square of distance of a point from coordinate axis having sum 36, then find its distance from origin। तो एक पॉइंट है, जैसे अपने पास x एक्सिस हुई, ये y एक्सिस हुई और ये z एक्सिस हुई, तो एक पॉइंट है हवा में, इसके कोऑर्डिनेट a b c कंसीडर कर लो। If square of distance of a point from coordinate axis, तो ये जो पॉइंट है ना इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस से, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, इनसे डिस्टेंस निकालो, फिर उनका स्क्वायर करके सम करोगे ना, वो किसके इक्वल है 36 के इक्वल है। तो इस पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ क्या होगी। तो देखो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, तो यहां पे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखो अभी अपन ने देखा था ना एक्स एक्सिस पे इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये पॉइंट पहले एक्स एक्सिस पे ही तो ट्रेवल करेगा, तो ये वाला पॉइंट a, 0, यही तो निकाला था ना अपन ने। ये पॉइंट सीधा ABC नहीं बन गया, पहले ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में a चला, फिर y एक्सिस के डायरेक्शन में b चला, फिर z एक्सिस के डायरेक्शन में c चला, तो ये यहाँ पे जाके पहुंचा है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो √b² + c², सीधा रिजल्ट भी लिखवाया है, याद हो तो अच्छी सी बात है। कितना हो जाएगा √b² + c²। सिमिलरली एक्स एक्सिस के साथ है, y एक्सिस के साथ तो
b नहीं आएगा तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। बाकी सब सेम है। z एक्सिस के साथ क्या नहीं आएगा, c नहीं आएगा तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन तीनों डिस्टेंस के स्क्वायर का सम 36 है, तो जैसे स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है ना। ये हट गया। अब देखो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0,0,0 से डिस्टेंस क्या होगी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो दोनों पॉइंट्स पर, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। तो सीधा ही में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 36/2 लिख दूं। 2 कॉमन आके इधर चला गया, डिवाइड हो गया, इसको उड़ा के मैं 18 लिख दूं, बट अपन को रूट लगाना है तो इधर भी रूट लगा दो। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 18 रूट ओवर 18, जिसको आप 3√2 भी बोल सकते हो, है ना। 9 × 2 ये होता है ना, 9 रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा, तो 3√2 विल बी अवर करेक्ट आंसर। इसके बाद वाला देखो जो क्वेश्चन है वो भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बट लगता थोड़ा सा डेंजरस है। क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एक ट्राइंगल एबीसी है, ए बी और ये हो गया सी। तो मिड पॉइंट दिए हुए, इसको डी ई एफ ले लो, है ना। ये कितना हुआ, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। ये अपन को मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है। 3 ट्राइंगल एबीसी के मिड पॉइंट है दिस। तो बताओ क्या बताना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यही है, अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, समझ गए। मतलब ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। मिड पॉइंट का यही मतलब होता है। तो अगर ये D और E यहाँ पे इसके मिड पॉइंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 9/10 में जो थ्योरम है वो अपन यूज कर रहे हैं, कौन सी, BC इक्वल्स टू BC, ये पूरी लेंथ इसके ट्वाइस के इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ FE। समझ आया क्या हुआ। ये कोई नई थ्योरम नहीं है, 9th-10th क्लास में पढ़ते ही हो आप। अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम ही बोलते हैं शायद इसको, BC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FE। अगर ऐसा है, सिमिलरली यहां से AC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ये FD के इक्वल होगा। सिमिलरली AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ किसके, इसके ED या DE। ये हो गया। अब FE 2 पॉइंट दिए हुए ना, FE डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू विल गेट F और E। तो ये आएगा गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, यही निकल के आएगा। FD में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो तो गामा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, तो रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और उसके बाद तीसरा क्या है, DE, तो DE ये रहा, तो अल्फा और बीटा की फॉर्म में आंसर आएगा, तो रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ गया। तीनों का स्क्वायर करोगे, ये डिस्टेंस आ गई, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। बट 2 2 2 नहीं लगाया मैंने यहाँ पे भी तो 2 आएगा ना, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, क्योंकि 2 तो भूल ही गए अपन। तो इन सभी का स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 बार आ जाएगा, अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली ये इस क्वेश्चन में पुट कर देना, यहाँ तक पहुंच जाओगे। ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हुआ, 4 2 जा 8 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये थ्योरम अगर याद हो तो फटाफट से हो जाता है, बाकी थोड़ा सा डेंजरस लगता है। एक बार अगर आपने सॉल्व नहीं किया हुआ हो तो लगता है थोड़ा सा डेंजरस, बाकी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो ये समझ आए होंगे आपको। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना कुछ नेक्स्ट डिस्कशन। देखो लास्ट लेक्चर में थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए थे। तो पहला पॉइंट क्या है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो ये तो अपन ने बता दिया था, A/L इक्वल्स टू B/M इक्वल्स टू C/N इक्वल्स टू K लिखा था।
यहाँ पे k की वैल्यू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मतलब अगर कभी आ गया क्वेश्चन तो आप इस टाइप से भी उसको सॉल्व करके कर सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, वो हमेशा प्रोपोर्शनल में होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक। डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी वेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये तो पुरानी बात है। नेक्स्ट, अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो गामा की वैल्यू है ना। अब ये क्या है, ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, वही अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से साथ बनाए हुए एंगल हैं। तो अपन को बताया ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। और ऐसा कैसा रिजल्ट अपन ने कौन सा देखा था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। एक और रिजल्ट कौन सा देखा था, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट अपन ने देखे थे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 90 दिया हुआ है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया 90 प्लस बीटा। तो अगर मैं cos अल्फा निकालूं तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा cos ऑफ 90 प्लस बीटा, यही होगा cos 90 प्लस बीटा, cos 90 प्लस, तो cos कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्वाड्रेंट में गया तो अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बीटा, तो माइनस साइन बीटा। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो, तो जब अपन इसमें पुट करेंगे ना तो देखो कितना आएगा, cos स्क्वायर अल्फा की जगह माइनस का साइन स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ही तो होगा ना, माइनस तो खा जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। फिर इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, मतलब cos स्क्वायर गामा की वैल्यू तो 0 ही है, cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 0 है, मतलब गामा की वैल्यू कितनी हो गई, π/2 या फिर -π/2। किसी को -π/2 बोलना है तो आप वो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पर कोई बात नहीं, इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको नहीं करवाए थे, तो इस वजह से छोटे मोटे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो देखो एकदम बेसिक पार्ट है, जनरल नॉलेज है ये तो 3D की। प्लेन से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, प्लेन स्ट्रेट लाइन जब आएगी ना तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ेगी, अभी तो सिंपल सिंपल से हैं। नेक्स्ट क्या है, अ लाइन, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अपन को पता है, देखो इसने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है, एक्स एंड जेड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और बीटा विद वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ कितना बीटा एंगल बना रहा है। तो किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इसने, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी क्या होगा, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब अपन को बताया ना, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 होता है, रिजल्ट था कल ही याद करवाया है। या फिर कॉस में निकालना चाहो तो कॉस वाला भी लिख दोगे, तो कॉस से थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपन सीधा साइन लिखते हैं ना, क्योंकि साइन में देखो रिलेशन दिया हुआ है ना साइन में, तो ये ज्यादा आसान होगा, इस वजह से मैंने साइन वाला रिजल्ट लिखा है। आप कॉस से भी कर सकते हो। अब अल्फा एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल होता है, बीटा वाई एक्सिस से और गामा जेड एक्सिस से। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू तो सेम है, तो मैं यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू थीटा है और ये भी कितना है थीटा, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कितना कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दो सीधा, प्लस साइन स्क्वायर गामा। साइन स्क्वायर गामा क्या होता है, जेड एक्सिस से बनाया हुआ एंगल, तो एक्स और जेड थीटा दिया हुआ है, हाँ ठीक है, तो ये थीटा है, ये बीटा वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा मिलके भी क्या हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, अभी साइन स्क्वायर बीटा वैसा का वैसा ही है, तो प्लस साइन स्क्वायर बीटा की देखो ये वैल्यू दी हुई है, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। समझ आया क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो गामा और अल्फा दोनों की जगह थीटा थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो ये दोनों ऐड होके 5 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/5, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 2/5। तो cos स्क्वायर थीटा को इसको उधर भेज देना तो 3/5 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा उसके लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद dr ऑफ टू लाइंस, अगर दो लाइंस के dr ये दिए हुए हैं और ये दिए हुए हैं, देन फाइंड द dr ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो उन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के dr निकालो। तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ही क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है अपना परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम बोथ द लाइंस, है ना। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। टू लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, देन फाइंड द dr ऑफ देयर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, देन द फाइंड द dr ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो क्या होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपना आंसर होगा। याद रखना, ये सीधा पता होना चाहिए आपको। आई कैप जे कैप के कैप। अब जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना वाला ही है। जैसे कि प्लेन है, यहाँ पे ए वेक्टर बैठा हुआ है और यहाँ पे ये बी वेक्टर बैठा हुआ है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या शो करता है, परपेंडिकुलर वेक्टर शो करता है, दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं। आई कैप जे कैप के कैप। 6 4 -4 6 4 -4 -6 2 1 -6 2 1 सॉल्व कर लेना। आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में एक वेक्टर आएगी जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, OG is a line which is equally inclined to all the axes and its direction ratios are this and dr जो होते हैं ये होते हैं। तो ये अपना यूनिट क्यूब है। देखो अब इसमें सीधा यूनिट क्यूब जो है, इसमें अपन को सीधा ही कुछ रिजल्ट सीधे याद होने चाहिए। उसके डायगोनल जितने भी होते हैं ना, सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो मैं एक क्यूब बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यूनिट क्यूब मतलब सारी लेंथ, साइड की लेंथ कितनी है, 1 1 1 है। तो अगर ये ओरिजिन हुआ O और फिर कहीं से भी आप नेमिंग चालू कर दो A B C D E F, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा G। ठीक है, समझ आया क्या हुआ कि सर इसके कोऑर्डिनेट अभी एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1 0 0। पता है पहले से एक्स एक्सिस पे है। ये कौन सा प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1 0 1 है ना। वाई नहीं होगा, ये यहाँ पे कितना है, ये ओनली जेड एक्सिस पे, तो 0 0 1 यूनिट क्यूब है ना भाई। और यहाँ पे ये एफ के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से प्लेन में है, वाई और जेड। तो एक्स 0 हो जाएगा, तो 0 1 1 इसके प्लेन हो, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो डी कहाँ पे है, y और x में है, तो 1 1 0 डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जो g है ना, g x y z तीनों में हवा में है मतलब वो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1। x में भी ट्रेवल कर रहा है, y में भी और z में भी। तो सारे पॉइंट्स के आई थिंक कोऑर्डिनेट आ गए। e के भी लिख लो, ओनली y, तो 0 1 0। ठीक है, सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। अब देखो डायगोनल्स जो हैं, अब इसके कितने डायगोनल्स होंगे। अब इसके जो डायगोनल्स हैं, पहला तो O को आपने G से मिला दिया तो OG एक डायगोनल होगा। दूसरा BE भी एक डायगोनल होगा। टोटल 4 डायगोनल होंगे, तो ये वाला निकल गया और ये वाला निकल गया। दूसरा ये CF होगा और एक AD होगा। ये 4 डायगोनल निकल के आएंगे। तो पहला कौन सा हुआ, OG वेक्टर। ठीक है, चारों के चारों डायगोनल्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, अभी वो फाइंड आउट कर रहे हैं OG वेक्टर। दूसरा कौन सा होगा, जैसा मैंने बोला BE भी लिख सकते हो, EB भी लिख सकते हो, बाकी लिखने पे डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू। तो मैंने BE वेक्टर लिखा। अब BE वेक्टर क्या होगा, E माइनस B। EB वेक्टर क्या होता, B माइनस E। तो दोनों में माइनस का वेरिएशन आएगा ही आएगा, बाकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, बस वो आगे पीछे हो जाएगी। मतलब एक तरफ इधर जा रहा है, एक तरफ एक बार इधर जा रहा है। तो वो आप कैसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। मतलब मैं EB भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद AD वेक्टर, और चौथा कितना, चौथा कौन सा हो जाएगा, CF। ये रहा CF वेक्टर।
तो ये 4 बॉडी डायगोनल होते हैं इसके, ठीक है, एक यूनिट क्यूब के 4 डायगोनल्स हो जाते हैं। अब सभी की वैल्यू तो देखो OG आप निकालोगे तो G माइनस O, अब ओरिजिन कितना होता है 0 0 0, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0, तो ओनली 1 1 1 ही तो आएगा, 1 1 1। ये क्या लिखा आपने, ये अपन ने लिखा डायरेक्शन रेशियोज, है ना, माइनस करते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज आते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कब आएंगे, जब आप उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड करोगे, तो जो डायरेक्शन कोसाइन है ना यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर 3, 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 1 अपॉन रूट 3, ये क्या होंगे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। OG BE, तो BE के लिए निकालोगे तो BE है ना, तो E माइनस B हुआ तो 0 माइनस 1, तो -1 आया, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, तो ये BE हुआ। बाकी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 -1 1, ऐसा भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। अभी अपन लिखेंगे, अभी मैंने जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाल दिया। AD वेक्टर AD, तो D माइनस A, तो 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा -1, ये हुआ अपना पास AD, मतलब 1 माइनस 0 1 माइनस 0 0 माइनस 1 विच इज -1। CF कहाँ है, CF है भाई ये रहा, CF ये वाला, तो CF F माइनस C मतलब 0 -1, तो कितना हुआ -1, 1 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 1, ठीक है, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1, तो ये CF हुआ। तो देखो ये डायरेक्शन थोड़ी सी अलग हो रही है, बस इसकी भी मैं BE की जगह EB ही कर देता हूँ इसको। हाँ थोड़ा सा नाम गंदा लग रहा है पर कोई बात नहीं। तो अभी देखो डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस का मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा -1, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, या B माइनस E कर लो, यही निकल के आएगा। तो ये चारों डायगोनल्स के ये जो है अपने पास क्या निकल के आए हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकल के आए हैं, और ये आपको सीधे याद होने चाहिए। देखो कल इस पे बेस्ड अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था जो काफी पॉपुलर था, सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू प्रूफ करो 4/3 थी या फिर 4/2 थी, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और काफी एग्जाम में पूछा गया है वो, तो उसके लिए आपको सीधे याद होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं तो कितना हो जाएंगे 1/√3 -1/√3 1/√3। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड वाले में नेगेटिव आ जाएगा 1/√3 और दिस वन इज -1/√3, और ये कितना हो जाएगा -1/√3 1/√3 और 1/√3। तो ये सीधे याद रखना, जो यूनिट क्यूब होता है बोर्ड में तो आता ही है, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यूनिट क्यूब होता है उसके बॉडी डायगोनल्स की वैल्यू सीधी की सीधी आपको याद होनी चाहिए, काफी क्वेश्चंस भी होंगे जो जिसमें सीधा अपन यूज करेंगे। तो देखो उसी पे बेस्ड वो पॉइंट लिखा हुआ है, उस पॉइंट को मैं बता के ये लेक्चर एंड करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन प्लेन स्टार्ट करेंगे जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। OG इज अ लाइन, OG वेक्टर इज अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल एक्सेस। तो OG एक ऐसी लाइन है, ये जो OG वेक्टर है ना, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है फ्रॉम ऑल द एक्सेस, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेम है। इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर 1/√3 1/√3 1/√3 एंड डायरेक्शन रेशियोज जो है वो कितने हैं 1 1 1, वो तो अपन ने यहाँ पे लिखे हुए। तो ये सीधे ही कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो सीधा ही आंसर हो जाएगा अपना 1 1 1। डायरेक्शन कोसाइन बोले तो सीधा ही आंसर कितना हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। तो ये यूनिट क्यूब भी आपको समझ आ गया होगा। तो जो छोटी मोटी बातें अपन ने पिछले वाले लेक्चर में छोड़ दी थी वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर दी है। आई होप ये जो बेसिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से अपन प्लेन स्टार्ट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।